इस बीच खबर है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए पुतिन ने अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर मैदान में उतार दिए हैं। इस हेलीकॉप्टर का नाम है मी-8 MTPR-1। यह हेलीकॉप्टर मी-8 कैटेगरी के हेलीकॉप्टर का अपग्रेडेड वर्जन है, जो यूक्रेन जंग में जेलेंस्की की सेना के एयर डिफेंस सिस्टम को धूल जटाने की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि मी-8 MTPR-1 पुतिन का ऐसा हथियार है जिसके आगे ताकतवर से ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम पस्त हो जाएगा। ये मी-8 कैटेगरी के हेलीकॉप्टर का अपग्रेडेड वर्जन है, यानी पहले से ज्यादा खतरनाक, क्योंकि इस श्रेणी के हेलीकॉप्टर बनाए ही जाते हैं दुश्मन के रडार को चकमा देने के लिए। और मी-8 MTPR-1 में तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगा है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से दुश्मन की हर चाल पर नजर रहती है। और इसीलिए इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर को यूक्रेन का काल कहा जा रहा है। ये बात जेलेंस्की खुद जाहिर कर चुके हैं कि वो रूस का मिसाइल अटैक नहीं झेल पा रहे हैं और उन्हें ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है जो यूक्रेन को रूस के मिसाइल अटैक से बचा सके। वैसे यूक्रेन के पास हाइमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, जो उसे अमेरिका ने दिया है, लेकिन अब वो और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहा है, क्योंकि पुतिन नहीं रुक रहे, वो यूक्रेन को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा लगने लगा है कि यूक्रेन को कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बचा सकता। ऐसे में पुतिन ने अपने खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भी मैदान में उतार दिया है, जिसे पिछले ही हफ्ते यूक्रेन जंग का हिस्सा बनाया गया। इससे जुड़ा एक वीडियो सामने आने के बाद इसकी पुष्टि हुई। खबर है कि मी-8 MTPR-1 ने शुरुआत में करीब 10,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी और यूक्रेन की सीमा के आसपास नजर रखी। इसमें लगा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इतना ताकतवर होता है कि 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की हरकत को भांप लेता है। यही नहीं, ये खुद को हवा और जमीन दोनों जगह से होने वाले मिसाइल हमलों से बचाने का दम रखता है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर की बाहरी परत इतनी मजबूत है कि अगर इसके ऊपर AK-47 जैसी राइफल से गोलियां चलाई जाएं तब भी कोई असर नहीं होगा। यही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से यह बिना पायलट के भी काम कर सकता है, यानी रूस चाहे तो इसे रिमोट से ऑपरेट कर सकता है और बिना पायलट के यूक्रेन भेज सकता है। इस बीच जम्मू कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मौसम की पहली बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आई। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने गांजे की खेती करने के आरोप में एक आदमी को हिरासत में ले लिया। आरोप है कि उसने खेत में 20 लाख रुपए से ज्यादा के गांजे के पौधे लगाए थे। आगरा घूमने आई 35 देशों की मॉडल ने ताजमहल में फोटोशूट कराया। वहीं मध्य प्रदेश के निवाड़ी में एक गैंगरेप के आरोपी का मकान ढहा दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी का ये मकान शासकीय जमीन को कब्जा करके बनाया गया था, जिसे अब तोड़ दिया गया है। मकान की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी विनय राय पर धोखाधड़ी, ठगी और गैंगरेप के कई मुकदमे दर्ज है। इस बीच खबर है कि पश्चिम एशिया के देश कतर में होने वाले फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के सुरक्षित आयोजन के लिए तुर्की वहां अपनी सेना भेजने के लिए तैयार हो गया है, वो भी किसी लिखित करार के बिना ही। फीफा आयोजन की सुरक्षा के लिए अमेरिका और फ्रांस ने भी कतर के साथ एग्रीमेंट किया है, लेकिन तुर्की बिना किसी एग्रीमेंट के ही अपनी सेना देने को तैयार हो गया और उसके लिए तुर्की की संसद ने प्रस्ताव भी पास कर दिया है। कतर में अगले महीने से फुटबॉल वर्ल्ड कप होना है और पश्चिम एशिया और अरब देशों का यह पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप है। इसके लिए कतर कई देशों से पुलिस और सेना की मदद मांग रहा है। तुर्की से उसके रिश्ते काफी अच्छे हैं। ऐसे में मैच के दौरान सुरक्षा के लिए तुर्की ने वहां अपने सैनिक भेजने का फैसला लिया है, वो भी अनलिमिटेड। जहां लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, सैकड़ों लोग नाव के सहारे घर छोड़कर सुरक्षित जगह जाते दिखे। भारी बारिश की वजह से घाघरा नदी में आए उफान ने लोगों की मुश्किलें ऐसी बढ़ाई कि उनके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा। हमारे छोटे छोटे हैं, सब परेशान है, इसी बाढ़ में सर भूखे रहते, प्यासे, लैट्रिन बाथरूम, सांप कीड़ा बिच्छू सब चढ़ रहे हैं। जोरदार बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से कुछ लोग नाव पर ही खाना पकाने को मजबूर हो गए। बारिश के पानी से न सिर्फ लोगों के घर डूब गए, बल्कि उनकी फसलें भी खराब हो गई। कई जो घाघरा की साइड वाले जो एरियाज हैं उनमें फसल काफी प्रभावित है, तो उसके मुआवजे के लिए भी सूची बनाने के लिए निर्देशित किया है। जानकारी के मुताबिक बाराबंकी के अलग अलग इलाकों के करीब 135 गाँव बाढ़ की चपेट में है। खबर है कि पुतिन ने कीव पर कहर बरपाने वाले ईरान के ड्रोन की भारी भरकम खेप का ऑर्डर दे दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि 2 दिन पहले यानी 10 अक्टूबर को रूस की सेना ने ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से कीव पर हमला किया था और वहां मिसाइलों की ऐसी बारिश की थी कि पूरा शहर ही आग के शोलों में तब्दील हो गया था। आसमान से गिरी मिसाइलों की वजह से कई इमारतों का नामो निशान मिट गया। शहर की सड़कों से आग के बवंडर उठते दिखे। बताया गया कि पुतिन की फौज ने क्राइमिया ब्रिज की तबाही का बदला लेने के लिए कीव पर 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिससे पूरा शहर थर्रा उठा। देखकर ऐसा लगा जैसे कीव की सड़कों पर मौत तांडव कर रही हो। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि कीव के आसपास के शहरों को
ईरान के ड्रोन शाहिद 136 से निशाना बनाया जा रहा है, जो एक आत्मघाती ड्रोन है। और अब खबर है कि पुतिन ने ईरान को कीव पर कहर बरपाने वाले इस किलर ड्रोन की भारी भरकम खेप का ऑर्डर दे दिया है, जिसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना कीव के अलावा यूक्रेन के दूसरे शहरों पर भी हमले की तैयारी में है। मतलब यह कि पुतिन अब रुकने वाले नहीं है। बताया जा रहा है कि 7.5 महीनों से जारी जंग की वजह से उनके सब्र का बांध टूट चुका है, क्योंकि वो ये मानकर बैठे थे कि यूक्रेन की सेना उनकी सेना के आगे ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी और जंग कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। लेकिन पुतिन को करारा झटका तब लगा जब पर्दे के पीछे से अमेरिका और नेटो देशों ने यूक्रेन की मदद करनी शुरू की। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की सेना को ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार दिए जिनके आगे रूस की सेना पस्त हो गई। दावा किया गया कि जेलेंस्की की सेना ने कई इलाकों से पुतिन की फौज को खदेड़ दिया। इसी वजह से पुतिन आग बबूला है और वो यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। कुछ रोज पहले ही रूस की सेना ने ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से जापोरिजिया शहर को भी निशाना बनाया था और उस वक्त यूक्रेन ने यह दावा किया था कि ईरान के ड्रोन से दागी गई मिसाइलों ने जापोरिजिया में 11 लोगों की जान ले ली थी। और अब ईरान का वही ड्रोन कीव के लिए काल बन चुका है, क्योंकि 2 दिन पहले ही ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने वहां बमों की बारिश कर तबाही मचा दी थी। मिसाइल की मार से जलती हुई इमारतों ने वहां के लोगों को खौफ से भर दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ये ड्रोन न सिर्फ मिसाइलें बरसाता है, बल्कि ये खुद भी एक बम की तरह टारगेट पर फटता है। यही नहीं, इससे 2000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। दावा है कि इसकी इन्हीं खूबियों को देखते हुए रूस ने भारी संख्या में इसे खरीदने का ऑर्डर दिया है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया। उनके मुताबिक रूस ने यूक्रेन के शहरों को तबाह करने के लिए ईरान से 2400 शाहिद 136 ड्रोन खरीदने की डील की है। और इसी वजह से जेलेंस्की की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पुतिन उन्हें झुकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम देने की अपील की, ताकि वो रूस की सेना के हमलों का करारा जवाब दे सकें। हालांकि अमेरिका पहले ही यूक्रेन को मिसाइलों की मार से बचने के लिए नसैम्स यानी नॉर्वेजियन एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम दे चुका है, जिसे कीव की सुरक्षा के लिए तैनात भी किया गया था। अमेरिका का दावा है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम का शक्तिशाली रडार करीब 120 किलोमीटर दूर से ही टारगेट का पता लगा लेता है। इसकी मदद से करीब 50 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन की मिसाइल या लड़ाकू विमान को तबाह किया जा सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के लॉन्चर से एक बार में 12 मिसाइलें दागी जा सकती हैं, जो करीब 21,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे फाइटर जेट को भी गिरा सकती हैं। लेकिन अमेरिका का ये रक्षक भी कीव को ईरान के ड्रोन शाहिद 136 से दागी गई मिसाइलों से नहीं बचा पाया। इसीलिए रूस ने बड़ी संख्या में इस किलर ड्रोन को खरीदने के लिए ईरान से डील की है, जिससे जेलेंस्की के साथ साथ बाइडेन की भी टेंशन बढ़नी तय है। इधर पंजाब में पटाखों पर दिशा निर्देश जारी हो गए। पंजाब सरकार ने दिवाली और नए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिसके तहत राज्य में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की मंजूरी दी गई। सीतापुर में भारी बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात कर दी गई। घाघरा नदी में पानी अपने अब तक के उच्चतम, इस सीजन के अपने उच्चतम जलस्तर पे था। दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक मकान में जोरदार धमाका हो गया, जिसमें 2 बच्चों समेत 6 लोग घायल हो गए। बताया गया कि घर में रखे पटाखों में आग लगने से यह हादसा हुआ। शादियों में बम पटाखे बजाता था। तो बारिश की वजह से लोग घर छोड़ रहे हैं, लेकिन बारिश की मार सिर्फ बाराबंकी के लोगों को ही नहीं झेलनी पड़ रही, बल्कि गोरखपुर में भी राप्ती नदी अब उफान पर है। लेकिन बारिश की मार सिर्फ बाराबंकी के लोगों को ही नहीं झेलनी पड़ रही है, गोरखपुर में भी नदियों में उफान आ गया है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और लोगों को घर छोड़ना पड़ रहा है। कई इलाकों में चारों तरफ सिर्फ पानी का ही कब्जा दिखा। लोगों के पास आने जाने के लिए केवल नाव ही एकमात्र सहारा दिखी, क्योंकि बाढ़ में सड़कें भी डूब गई। बाढ़ की वजह से हर चीज की दिक्कत, खाने पीने की, बच्चे की हर चीज, दवा हुआ, तबीयत खराब होने की वजह से लोग वहाँ से निकल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर के 120 गाँव बाढ़ की चपेट में है। हालांकि कुछ इलाकों में पानी कम भी हो रहा है, जिससे लोग राहत की अब सांस ले रहे हैं। उधर बीसीसीआई अध्यक्ष के तौर पर सौरव गांगुली को दूसरा मौका न मिलने पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। टीएमसी ने इसे बंगाली अस्मिता के मुद्दे से जोड़ दिया और दावा किया कि सौरव को बीजेपी में शामिल न होने की सजा दी गई है। लेकिन बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करने में देर नहीं लगाई। शांतनु सेन को किसने बोला कि बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया? उनके सामने दिया गया था। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष की रेस में रोजा बिनी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। इधर बीजेपी ने गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत की।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महसाणा में गुजरात गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। ये गौरव यात्रा भारत के गौरव को स्थापित करने वाली गौरव यात्रा है। वायुसेना ने बताया कि अग्निवीर योजना के तहत रजिस्ट्रेशन नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएंगे और इसकी ऑनलाइन परीक्षा अगले साल जनवरी में होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को मोमिनपुर हिंसा मामले की जांच एसआईटी से कराने के आदेश दिए। वहीं कानपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें 2 कैदी पुलिस की एम्बुलेंस में मस्ती करते दिखाई दिए हैं। मौज मस्ती का ये वीडियो अब वायरल हो गया है। इन कैदियों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन इस दौरान एम्बुलेंस में ये खाना पीना खाते दिखे। एम्बुलेंस में बैठे पुलिस वालों ने इन कैदियों को इतनी आजादी दे दी थी कि ये अपने मनपसंद का खाना मंगाकर खाने लगे। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस में पुलिस वाले ने सिगरेट का धुआं भी उड़ाया। बताया ये जा रहा है कि ये वैन कई घंटे तक कानपुर में घूमती रही और कैदी मौज मस्ती करते दिखे। इस बीच कैदियों को ले जा रही ये वैन स्वरूप नगर इलाके में खड़ी थी, तभी किसी ने वीडियो बना लिया। इस वैन में कैदियों को लेकर 5 पुलिस वाले गए थे। अब वीडियो वायरल होने के बाद कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। खबर है कि यूक्रेन पर रूस के मिसाइल अटैक की वजह से वहां पानी और बिजली संकट पैदा हो गया। पुतिन ने क्राइमिया ब्रिज अटैक के बाद ही बोल दिया था कि वो बदला लेंगे। उन्होंने जो कहा था वो किया भी और मिसाइलें बरसाकर यूक्रेन से ऐसा बदला लिया कि वो बिजली और पानी को तरस गया। पुतिन के इस हमले की तस्वीरें आना लगातार जारी हैं। कीव में तो तबाही का तांडव हुआ ही, दूसरे शहरों को भी पुतिन के बदले की आग में जलना पड़ा। यूक्रेन के चौथे सबसे बड़े शहर नीप्रो का भी रूस ने बुरा हश्र किया। रात में आसमान से बरसते आग के गोलों की यह तस्वीर इसी का सबूत है। रूस 3 दिन से लगातार यूक्रेन पर मिसाइलें बरसा रहा है और 5000 करोड़ से ज्यादा की मिसाइलें दाग चुका है। लेकिन पुतिन के तेवरों से ऐसा लगता है कि वो अभी रुकने के मूड में नहीं है, जिसका सीधा मतलब यह है कि यूक्रेन में तबाही का सिलसिला फिलहाल चलता रहेगा और मिसाइलें मौत बनकर बरसती रहेंगी। पुतिन के इस हमले को फाइनल अटैक भी कहा गया, क्योंकि माना जा रहा है कि यहां से पुतिन पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, क्योंकि क्राइमिया ब्रिज पर अटैक ने उनके सब्र का बांध तोड़ दिया और अब वो या मरेंगे या मारेंगे। यानी रूस की जुनूनी सेना और खतरनाक हो चुकी है। 2 दिन पहले पुतिन ने अपने बयान में भी बता दिया था कि वो यूक्रेन से बदला ले रहे हैं। Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями. यानी बदला पूरा होने तक कीव और यूक्रेन के बाकी हिस्से खंडहर में बदलते रहेंगे और वहां के लोगों की जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। खबर है कि यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा अभी से ब्लैकआउट के संकट से जूझ रहा है, क्योंकि रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन के 30% पावर प्लांट को निशाना बनाया। पश्चिमी यूक्रेन के एक बड़े पावर प्लांट पर तो 2 बार मिसाइल अटैक हुआ, जिसके बाद यूक्रेन के कई हिस्सों में बिजली और पानी की किल्लत हो गई। जिसके बाद नौबत ये आ गई कि लोगों से कम बिजली और पानी इस्तेमाल करने की अपील करनी पड़ी। रूस ने जिस दिन पहली बार हमला किया था, उसने उसी दिन बता दिया था कि वो यूक्रेन में सैन्य ठिकानों और पावर प्लांट को निशाना बनाएगा, और उसने वही किया। यही नहीं, यूक्रेन इतना डर गया कि उसके ऊर्जा मंत्री ने अपने दोस्तों से कहा कि उन्हें अपने आसमान की रक्षा करनी होगी। यानी यूक्रेन के सारे दावे धुआं हो चुके हैं, क्योंकि कीव पर खतरनाक हमला करके पुतिन ने उसके पैरों तले की जमीन खींच ली, जिसके बाद ना अमेरिका की सहानुभूति काम आई और ना हथियारों की मदद, क्योंकि पुतिन की मिसाइलों ने एक झटके में यूक्रेन की राजधानी कीव की शक्ल खराब कर दी। नौबत यह आ चुकी है कि बिजली बचाने के लिए लोगों से अब ओवन और वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल बंद करने के लिए बोल दिया गया है। यानी पुतिन ने यूक्रेन को बिजली और पानी के लिए तरसा दिया है। खबर है कि पुतिन की मिसाइल लवीव शहर के उस पावर प्लांट पर गिरी जिससे देश के एक बड़े हिस्से को बिजली मिलती थी, जिसकी वजह से किल्लत और बढ़ गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पुतिन नहीं रुकने वाले, कम से कम फिलहाल के माहौल में तो बिल्कुल ही नहीं। यानी सर्दियां नजदीक आते ही यूक्रेन के जमने का फुल चांस है, क्योंकि उसके पास पहले से ही गैस नहीं है और पावर प्लांट तबाह करके पुतिन ने ताबूत में आखिरी कील गाड़ने का काम कर दिया है। आज तक को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। यूक्रेन के दूसरे शहरों पर भी हमले की तैयारी में है। मतलब यह कि पुतिन अब रुकने वाले नहीं है। बताया जा रहा है कि 7.5 महीनों से जारी जंग की वजह से उनके सब्र का बांध टूट चुका है।
क्योंकि वो ये मानकर बैठे थे कि यूक्रेन की सेना उनकी सेना के आगे ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी और जंग कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। लेकिन पुतिन को करारा झटका तब लगा जब पर्दे के पीछे से अमेरिका और नेटो देशों ने यूक्रेन की मदद करनी शुरू की। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की सेना को ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार दिए जिनके आगे रूस की सेना पस्त हो गई। दावा किया गया कि जेलेंस्की की सेना ने कई इलाकों से पुतिन की फौज को खदेड़ दिया। इसी वजह से पुतिन आग बबूला है और वो यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। कुछ रोज पहले ही रूस की सेना ने ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से जापोरिजिया शहर को भी निशाना बनाया था और उस वक्त यूक्रेन ने यह दावा किया था कि ईरान के ड्रोन से दागी गई मिसाइलों ने जापोरिजिया में 11 लोगों की जान ले ली थी और अब ईरान का वही ड्रोन कीव के लिए काल बन चुका है, क्योंकि 2 दिन पहले ही ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने वहां बमों की बारिश कर तबाही मचा दी थी। मिसाइल की मार से जलती हुई इमारतों ने वहां के लोगों को खौफ से भर दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ये ड्रोन न सिर्फ मिसाइलें बरसाता है बल्कि ये खुद भी एक बम की तरह टारगेट पर फटता है। यही नहीं, इससे 2000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। दावा है कि इसकी इन्हीं खूबियों को देखते हुए रूस ने भारी संख्या में इसे खरीदने का ऑर्डर दिया है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया। उनके मुताबिक रूस ने यूक्रेन के शहरों को तबाह करने के लिए ईरान से 2400 शाहिद 136 ड्रोन खरीदने की डील की है और इसी वजह से जेलेंस्की की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पुतिन उन्हें झुकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम देने की अपील की ताकि वो रूस की सेना के हमलों का करारा जवाब दे सकें। हालांकि अमेरिका पहले ही यूक्रेन को मिसाइलों की मार से बचने के लिए नसैम्स यानी नॉर्वेजियन एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम दे चुका है, जिसे कीव की सुरक्षा के लिए तैनात भी किया गया था। अमेरिका का दावा है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम का शक्तिशाली रडार करीब 120 किलोमीटर दूर से ही टारगेट का पता लगा लेता है। इसकी मदद से करीब 50 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन की मिसाइल या लड़ाकू विमान को तबाह किया जा सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के लॉन्चर से एक बार में 12 मिसाइलें दागी जा सकती हैं, जो करीब 21,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे फाइटर जेट को भी गिरा सकती हैं। लेकिन अमेरिका का ये रक्षक भी कीव को ईरान के ड्रोन शाहिद 136 से दागी गई मिसाइलों से नहीं बचा पाया। इसीलिए रूस ने बड़ी संख्या में इस किलर ड्रोन को खरीदने के लिए ईरान से डील की है, जिससे जेलेंस्की के साथ साथ बाइडेन की भी टेंशन बढ़नी तय है। इस बीच किम जोंग उन के 14 दिनों में 7 मिसाइलों के परीक्षण करने के जवाब में जापान और अमेरिका की सेनाओं ने एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल की। इस ड्रिल में अमेरिका ने उत्तर कोरिया को अपने खतरनाक मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम हाई मार्स की भी ताकत दिखाई और किम को जवाब देते हुए अमेरिकी सेना ने हाई मार्स से रॉकेटों की बारिश कर दी। हाई मार्स से निकले एक के बाद एक गरजते रॉकेटों ने बता दिया कि आखिर क्यों रूस की सेना इसके नाम से ही दहल जाती है, क्योंकि अमेरिका के इस बेहद घातक हथियार ने कुछ ही महीनों में यूक्रेन की जंग की सूरत बदल कर रख दी। रूसी सेना के शक्तिशाली टैंकों की मार से बचकर भाग रहे यूक्रेन के जवानों के लिए हाई मार्स वरदान साबित हुआ। इसने यूक्रेन के युद्ध में रूसी खेमे में ऐसी तबाही मचाई कि पुतिन और उनके कमांडरों की सारी रणनीति फेल हो गई। यूक्रेन ने दावा किया कि अमेरिका के इस हथियार की बदौलत ही उसकी सेना ने कई इलाके रूसी सैनिकों से छीन लिए और अब अमेरिका उसी हाई मार्स का इस्तेमाल किम की टेंशन बढ़ाने में कर रहा है, क्योंकि उत्तर कोरिया के शासक किम ने एक के बाद एक कई खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण करके अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को खुली चुनौती दे दी। किम ने साफ कहा कि अमेरिका और उसके साथी देश उत्तर कोरिया को हल्के में लेने की भूल कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने 14 दिन में एक के बाद एक 7 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर दिया। 5 अक्टूबर को तो उत्तर कोरिया की तरफ से दागी गई मिसाइल जापान के ऊपर से ही गुजर रही थी। ऐसा होते ही पूरे जापान में हड़कंप मच गया था। खतरे के सायरन बजाए जाने लगे थे। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया था। जापान के उत्तरी हिस्से में ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई थी। ऐसा लग रहा था मानो जापान पर हमला हो गया हो। हालांकि उत्तर कोरिया की दागी गई मिसाइल जापान के ऊपर से होती हुई प्रशांत महासागर में जाकर गिर गई थी। तब कहा गया था कि किम ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की बड़ी मिलिट्री ड्रिल का जवाब देने के लिए जापान के ऊपर से मिसाइल छोड़ दी थी और ऐसा करके उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि दक्षिण कोरिया और जापान के साथ अमेरिका भी आ जाए तो वो डरने वाले नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका भी ठान कर बैठा है कि वो किम की मिसाइलों से घबराकर अपने साथियों का हाथ नहीं छोड़ेगा और इसीलिए उसने जापान के पूर्वी हिस्से में उसकी सेना के साथ एक बार फिर एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल की। इस ड्रिल में दोनों सेनाओं के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने आसमान में उड़ान भरकर टारगेट के खात्मे का अभ्यास किया। इसके साथ ही जमीन पर जवानों ने लंबी दूरी तक मार करने वाली राइफल चलाकर दुश्मन को अपना दम दिखाया। जापान के साथ इसी सैन्य अभ्यास में अमेरिका का हाई मार्स भी जमकर बरसा।
इससे पहले दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका की सेनाओं ने भी एक साथ आकर किम जोंग उन को अपने तेवर दिखाए थे। इस बीच पुतिन की परमाणु हमले की धमकियों पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने वो कह दिया जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। बाइडेन की बात सुनकर सब देशों की हालत खराब है, क्योंकि उन्होंने चेतावनी दी कि यूक्रेन का युद्ध दुनिया का आखिरी युद्ध होगा, क्योंकि इसके बाद दूसरी लड़ाई देखने के लिए दुनिया बचेगी ही नहीं। यानी यूक्रेन की जंग दुनिया के अंत के साथ खत्म हो सकती है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि पुतिन वाकई परमाणु हमला करेंगे, लेकिन अगर करेंगे तो वो दिन इस दुनिया का आखिरी दिन होगा। उन्होंने कहा कि गलतियां होती हैं, अनुमान लगाने में गड़बड़ी हो सकती है, किसी को नहीं पता कि क्या होगा, ये आर्मेगेडन में भी बदल सकती है। पुतिन के परमाणु हमले का अंजाम क्या होगा उसे बताने के लिए बाइडेन ने आर्मेगेडन शब्द का इस्तेमाल किया, और इस शब्द ने ही अमेरिका तो क्या पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि दुनिया का अंत होने पर आर्मेगेडन वो आखिरी जंग होगी जो अच्छाई और बुराई के बीच लड़ी जाएगी। रूस को अपनों ने धोखा दिया, क्योंकि FSB ने क्राइमिया ब्रिज अटैक मामले में जिन 8 लोगों को हिरासत में लिया उनमें 5 रूस के हैं। यही नहीं, रूस की सुरक्षा एजेंसी को कई ऐसे सबूत मिले जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि यह अटैक अकेले यूक्रेन ने प्लान नहीं किया। और इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में दरअसल दर्दनाक हादसा हुआ है। बस में आग लगने से 17 लोगों की जान चली गई है। यह हादसा पाकिस्तान के नूरियाबाद इलाके में हुआ। बस से बाढ़ प्रभावित लोगों को ले जाया जा रहा था कि तभी यह हादसा हो गया। इस हादसे में 20 से ज्यादा लोगों की बुरी तरह झुलसने की खबर है। तो ये बड़ी खबर पाकिस्तान के नूरियाबाद से आप देख रहे हैं। ये बस अपने साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को लेकर जा रही थी कराची, लेकिन उसी दौरान बस अचानक आग का गोला बन जाती है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं। 20 से ज्यादा लोगों की जान अब तक इसमें जा चुकी है। ब्रिज पर सुरक्षाकर्मी ट्रक की जांच करता दिखा, और जो फोटो जारी की गई उसमें ट्रक के अंदर विस्फोटक जैसी चीज नजर आई। मतलब यह कि विस्फोटक को देखकर नजरअंदाज किया गया। कम से कम रूस की सुरक्षा एजेंसी FSB तो यही मानकर जांच आगे बढ़ा रही है। लेकिन जो बात पुतिन की परेशानी दुगनी कर सकती है वो यह है कि इस मामले में हिरासत में लिए गए 5 लोग रूस के नागरिक हैं। पुतिन ने क्राइमिया ब्रिज अटैक को आतंकी हरकत बताया था, और कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर इतनी मिसाइलें दागी कि उनका हुलिया ही बदल गया। इन हमलों को देखकर लगा कि यूक्रेन के अंत की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि पुतिन ने केवल 24 घंटों में हजारों करोड़ की मिसाइलें चला दी और यूक्रेन की राजधानी को बारूद के ढेर में बदल दिया। लेकिन खबर है कि जिस क्राइमिया के लिए पुतिन ने यूक्रेन का नामो निशान मिटाने की कसम खाई थी, वहां हुए ब्रिज अटैक पर रूस के भी कुछ लोग शामिल थे। यानी रूस में वो कहावत सच साबित हुई कि घर का भेदी लंका ढाए, क्योंकि रूस की सुरक्षा एजेंसी FSB ने इस मामले में 8 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 5 तो रूस के नागरिक हैं और 3 यूक्रेन और आर्मेनिया के। मतलब यह कि पुतिन को रूस के ही कुछ लोगों ने धोखा दिया। एक दिन पहले ही एक वेबसाइट ने दावा किया था कि ब्रिज पर धमाके का प्लान ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का है, जिसके जासूसों ने 6 महीने तक ब्रिज की रेकी की और फिर वहां ब्लास्ट की साजिश रची। लेकिन ब्रिज अटैक केस में नया एंगल सामने आ गया है, क्योंकि खबर है कि ब्रिटेन और यूक्रेन के इस प्लान में पुतिन से नाराज कुछ रूस के नागरिक भी शामिल थे। FSB ने यह भी दावा किया कि कर्ज ब्रिज पर विस्फोटक यूक्रेन के ओदेसा से आया था, और ओदेसा तक यह विस्फोटक बल्गेरिया, जॉर्जिया और आर्मेनिया से पहुंचा। यही नहीं, जिस ट्रक में भरकर उसे वहां भेजा गया वो एक ऐसी पुरानी कंपनी का था जो 2014 से पहले रूस से जुड़ी थी। मतलब यह कि रूस की जान जिस ब्रिज में अटकती रही, उस ब्रिज पर यूक्रेन ने रूस के लोगों के साथ मिलकर अटैक किया और पुतिन को पता भी नहीं चला। खबर तो यह भी थी कि पुतिन से नाराज रूस की सेना के एक बड़े अधिकारी इसके पीछे हो सकते हैं। यानी पुतिन को गैरों ने नहीं, अपनों ने ही लूट लिया। उधर रूस ने पिछले कुछ दिनों में कीव समेत कई शहरों पर जिस तरह ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, उसने यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की काबिलियत पर सवाल उठा दिए। खबर है कि इसी वजह से अब नेटो ने यूक्रेन को इजरायल के शक्तिशाली आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम से लैस करने की मांग तेज कर दी, क्योंकि पुतिन के तेवरों ने यह दिखा दिया है कि यूक्रेन के शहरों पर उनकी मिसाइलों की बारिश फिलहाल थमने वाली नहीं है। और रूस की इन घातक मिसाइलों ने जो तबाही मचाई, उसके सामने यूक्रेन को अपने सहयोगी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह बेबस नजर आए। पश्चिमी मीडिया ने तो ये तक दावा किया कि अमेरिका का रक्षक कहे जाने वाला NASAMS यानी नॉर्वेजियन एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी कीव को पुतिन की मिसाइलों से बचाने में नाकाम रहा। ऐसे में सवाल उठने लगे कि आखिर पुतिन के गुस्से से अब यूक्रेन कैसे बच पाएगा।
और कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम रूसी मिसाइलों को रोकने में कारगर साबित होगा। जिसके बाद इजरायल के शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया और नेटो के एक कमांडर ने यूक्रेन को आयरन डोम जैसे सुरक्षा कवच से लैस करने को जरूरी बता दिया, क्योंकि इजरायल ने इस ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को किसी भी शहर या बड़े इलाके को दुश्मन की बमबारी से महफूज रखने के लिए ही तैयार किया है। इसकी इंटरसेप्टर मिसाइल अपने टारगेट को बड़ी आसानी से हवा में ही तबाह कर देती है। ये मिसाइल को भी रोक सकता है, रॉकेट के हमले भी नाकाम कर सकता है और तोप के गोलों को भी बेदम करने की ताकत रखता है। और मौजूदा हालात में इजरायल का यह घातक हथियार कीव या यूक्रेन के उन शहरों के लिए मजबूत ढाल साबित हो सकता है जो रूस की मिसाइलों के निशाने पर है, क्योंकि आयरन डोम 4 से 70 किलोमीटर दूर से चलाए गए रॉकेट और तोप के गोलों को इंटरसेप्ट करने और उन्हें मार गिराने में माहिर है। गाजा पट्टी से चरमपंथी संगठन हमास के हमले की कोशिशों पर इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम कई बार पानी फेर चुका है। ऐसे में नेटो ही नहीं बल्कि खुद जेलेंस्की की भी आयरन डोम पर नजर है और जेलेंस्की तो पहले भी कई बार इजरायल से उसे देने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इजरायल ने यूक्रेन को उसे बेचने पर अब तक हामी नहीं भरी है। पेच यह है कि इजरायल ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर अमेरिका के साथ करार किया है, जिसकी वजह से इजरायल के यूक्रेन तो क्या किसी दूसरे देश को भी अपना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बेचने के आसार कम ही हैं। और माना जा रहा है कि इस बात को खुद अमेरिका भी जानता है, इसीलिए उसने इजरायल पर दबाव बनाने के बजाय नसाम्स की दूसरी खेप जल्द ही यूक्रेन भेजने का भरोसा दिया। भले ही अमेरिका का ये एयर डिफेंस सिस्टम रूस के ताजा हमलों को रोकने में फेल हो गया, लेकिन अमेरिका को इस पर इतना भरोसा है कि व्हाइट हाउस को बचाने के लिए भी यही एयर डिफेंस सिस्टम तैनात रहता है। इसी वजह से अमेरिका ने अपने इस हथियार की ताकत को एक बार फिर यूक्रेन में आजमाने का फैसला किया। इस बीच खबर है कि रूस की धमकी के बाद भी अमेरिका यूक्रेन को आधुनिक हथियारों की सप्लाई जारी रखेगा। पश्चिमी मीडिया ने आशंका जताई कि अमेरिका का यह रुख रूस के साथ उसके सीधे टकराव की बड़ी वजह बन सकता है, क्योंकि अमेरिका के घातक हथियार यूक्रेन जंग में रूसी सेना के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रहे हैं। असल में अमेरिका और पश्चिमी देशों के हथियारों की बदौलत यूक्रेन न सिर्फ अब तक युद्ध में बना हुआ है, बल्कि कई मोर्चों पर रूस को लगातार मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। यूक्रेन के इसी पलटवार की वजह से पुतिन बुरी तरह तिलमिलाए हुए हैं। कर्नाटक के हिजाब बैन मामले पर आज फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट आज सुबह 10:30 बजे अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच में 10 दिनों तक इस मामले पर बहस होती है और इसके बाद 22 सितंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब बैन पर खत्म करने की याचिका जो है वो खारिज कर दी। हाई कोर्ट की इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई और आज इसी पर आना है फैसला। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कर्नाटक हिजाब विवाद आखिर है क्या। तो सरकारी स्कूल में हिजाब पहनने को लेकर विवाद हुआ था। उडुपी के सरकारी स्कूल में कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंचती हैं और छात्राओं को स्कूल में हिजाब पहनकर आने से रोक दिया जाता है। छात्राओं के अड़े रहने पर कई स्कूल कॉलेजों में प्रदर्शन होते हैं। 5 फरवरी 2022 को कर्नाटक सरकार ने नया नियम लागू कर दिया। सभी स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य कर दिया गया इसी के तहत। और उसके बाद हिजाब के समर्थन में कर्नाटक के कई शहरों में प्रदर्शन होने लगे और फिर हिजाब पहनने को लेकर छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दे दी। हाईकोर्ट ने हिजाब पर बैन खत्म करने की याचिका ठुकरा दी। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई, जिस पर आज आना है फैसला। इस बीच रूस ने दावा किया कि उसकी सुरक्षा एजेंसी एफएसबी ने यूक्रेन की एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। दावा किया गया कि यूक्रेन का एक नागरिक रूस के ब्रेंस्क शहर को दहलाने के इरादे से आया था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने खतरनाक इरादों में कामयाब हो पाता, रूस की सुरक्षा एजेंसी ने उसे धर दबोचा। इसका एक वीडियो भी रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें कार में सवार एफएसबी के जवान बस स्टैंड पर खड़े एक आदमी के पास पहुंचते नजर आए। इसके बाद पिस्तौल ताने रूस की सुरक्षा एजेंसी के जवान तेजी से उस शख्स पर झपटते हुए दिखाई दिए। कुछ ही सेकंड में उन्होंने उसे काबू में ले लिया। इसके बाद वो उसे लेकर एक जंगल में पहुंचे, जहां छिपाए गए बम को बरामद कर लिया गया। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के रहने वाले जिस नागरिक को पकड़ा गया, उसे वहां की खुफिया एजेंसी ने भेजा था और इसे रूस के एक अहम शहर ब्रेंस्क में आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया था। रूस ने दावा किया कि इससे पहले भी कई बार यूक्रेन ब्रेंस्क शहर को निशाना बना चुका है, जिसके लिए उसने मिसाइलों का सहारा लिया था।
दावे के मुताबिक जंग शुरू होने के कुछ महीनों बाद ही यूक्रेन ने ब्रेंस्क शहर में रूस के एक मिलिट्री बेस पर हमला किया था। यूक्रेन ने वहां जो मिसाइलें दागी थीं, वो इतनी शक्तिशाली थीं कि रूस का सैन्य डिपो आग की भेंट चढ़ गया था। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन पर ब्रेंस्क शहर के एक तेल डिपो को भी उड़ाने का आरोप लगाया था। दावा किया गया था कि यूक्रेन ने तेल डिपो पर भी मिसाइलों से ही हमला बोला था। और अब एक बार फिर रूस ये आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन ने वहां एक आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रची। इधर बीजेपी ने गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महसाणा में गुजरात गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। ये गौरव यात्रा भारत के गौरव को स्थापित करने वाली गौरव यात्रा है। वायुसेना ने बताया कि अग्निवीर योजना के तहत रजिस्ट्रेशन नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएंगे और इसकी ऑनलाइन परीक्षा अगले साल जनवरी में होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को मोमिनपुर हिंसा मामले की जांच एसआईटी से कराने के आदेश दिए। खबर है कि रूस की धमकी के बाद भी अमेरिका यूक्रेन को आधुनिक हथियारों की सप्लाई जारी रखेगा। पश्चिमी मीडिया ने आशंका जताई कि अमेरिका का यह रुख रूस के साथ उसके सीधे टकराव की बड़ी वजह बन सकता है, क्योंकि अमेरिका के घातक हथियार यूक्रेन जंग में रूसी सेना के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रहे हैं। असल में अमेरिका और पश्चिमी देशों के हथियारों की बदौलत यूक्रेन न सिर्फ अब तक युद्ध में बना हुआ है, बल्कि कई मोर्चों पर रूस को लगातार मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। यूक्रेन के इसी पलटवार की वजह से पुतिन बुरी तरह तिलमिलाए हुए हैं। वो यूक्रेन के मददगारों को परमाणु हमले की धमकी तक दे चुके हैं और हाल के दिनों में जिस तरह उन्होंने यूक्रेन पर हमले तेज किए हैं, उसका सीधा मतलब यह है कि रूस को हल्के में लेने की भूल अमेरिका और पश्चिमी देशों को बहुत भारी पड़ सकती है। लेकिन लग रहा है कि बाइडेन ने भी ठान लिया है कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन को अपने घातक हथियारों से लैस करना नहीं छोड़ेंगे। और माना जा रहा है कि अब तो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई अमेरिका और रूस के बीच जंग करवाकर ही मानेगी, क्योंकि रूसी सेना ने यूक्रेन में अपने कब्जे वाले इलाके में एक अमेरिकी ड्रोन को पकड़ने का दावा किया और सबूत के तौर पर उसके सैनिकों ने इसका एक वीडियो भी जारी किया। रूस का आरोप है कि इस ड्रोन को उसकी सेना के ठिकानों पर बम गिराने के मकसद से भेजा गया था। असल में जंग की शुरुआत से ही अमेरिका लगातार यूक्रेन को करोड़ों डॉलर के हथियार सप्लाई कर चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 24 फरवरी से अब तक अमेरिका यूक्रेन को 1680 करोड़ डॉलर मतलब भारतीय रुपयों में करीब 1,40,000 करोड़ की सैन्य मदद कर चुका है। और बाइडेन ने एक बार फिर ऐलान कर दिया है कि अमेरिकी हथियारों की खेप का यूक्रेन पहुंचना जारी रहेगा। मतलब ये कि जंग में भले ही यूक्रेन की सेना खड़ी है, लेकिन लड़ अमेरिका रहा है और पुतिन इसी वजह से आग बबूला है। अब वो अमेरिका ही नहीं बल्कि नेटो में शामिल 30 देशों से भिड़ने का मन बना चुके हैं, क्योंकि उनके बार बार धमकाने के बावजूद यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई होती रही। पिछले कुछ महीनों में तो इसकी रफ्तार बढ़ गई, यानी ना अमेरिका माना और ना ही उसके दोस्त। उन्होंने यूक्रेन को जंग में बनाए रखा और पुतिन के गुस्से की आग में घी डालते रहे। और अब ये आग इतनी भड़क चुकी है कि बाइडेन समेत पूरा का पूरा नेटो इसमें झुलस सकता है, क्योंकि कीव पर हमलों ने दिखा दिया है कि पुतिन यूक्रेन में पीछे नहीं हटेंगे। इधर रेल कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस मिलेगा। त्योहारों से पहले रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला। सरकार ने उन्हें 78 दिनों का बोनस देने का ऐलान किया। इसका फायदा रेलवे के 11 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। 11,27,000 एम्प्लॉइज को 1,832 करोड़ रुपए का ये इंसेंटिव दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा। दिल्ली दंगों में मारे गए आईबी अधिकारी अंकित शर्मा मामले में एक इनामी आरोपी को पकड़ लिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे तेलंगाना से गिरफ्तार किया। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने दक्षिण अफ्रीका को वनडे सीरीज हराने के बाद जश्न मनाया, जिसका वीडियो टीम के कोच वीवीएस लक्ष्मण ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे, जहां वो प्रदेश को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। पीएम हिमाचल प्रदेश के ऊना और चंबा के दौरे पर जाएंगे। बीते 10 दिनों के भीतर हिमाचल प्रदेश का ये पीएम का दूसरा दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊना में सुबह 9:30 बजे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद वो बल्क ड्रग पार्क और ऊना हमीरपुर रेल लाइन का शिलान्यास भी करने वाले हैं और इसके साथ ही वो ऊना में ट्रिपल आईटी का लोकार्पण भी करेंगे। ऊना के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के चंबा में भी कई परियोजनाओं की सौगात देंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश जाएंगे, जहां वो प्रदेश को करोड़ों रुपयों की सौगात देने वाले हैं। मोदी पहले ऊना जाएंगे और उसके बाद चंबा जाने वाले हैं। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री आखिर प्रदेश को क्या क्या सौगातें देने वाले हैं। तो ऊना में पीएम मोदी देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, तो चंबा में वो 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। ऊना में 1923 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास भी पीएम द्वारा किया जाएगा। तो वहीं चंबा में पीएम ग्राम सड़क योजना के 3रे फेज का शुभारंभ करेंगे। ऊना में आज पीएम मोदी 128 करोड़ रुपए की लागत से बने IIIT का लोकार्पण करेंगे। तो चंबा में वो एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित भी करने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन का शिलान्यास भी करेंगे, जिसमें 5,930 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो वहीं आज पीएम हिमाचल प्रदेश को वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी देने वाले हैं, जो कि प्रदेश के लिए है खास। कैसे, वो अब आप जानिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9:30 बजे वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। अंदौरा से नई दिल्ली के बीच ये ट्रेन चलने वाली है। वंदे भारत ट्रेनों से ये ट्रेन ज्यादा एडवांस है। अन्य वंदे भारत ट्रेनों को मुकाबले अगर आप रखते हैं तो ये काफी हल्की है। 52 सेकंड में 100 किलोमीटर घंटे की रफ्तार ये पकड़ सकती है और इस ट्रेन से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को भी निश्चित तौर पर बढ़ावा मिलेगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस को संदिग्ध बैग से विस्फोटक बरामद हुआ है। संगलदान इलाके में लोगों ने संदिग्ध बैग की जानकारी दरअसल पुलिस को दी थी। जम्मू पुलिस की बम डिस्पोजल टीम मौके पर पहुंचती है और बैग से विस्फोटक यहां पर पुलिस को बरामद हुए हैं। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के रामबन से आप देख रहे हैं, जहां पर एक भरा हुआ बैग विस्फोटक से पुलिस को बरामद हुआ है। गांव वालों ने इस लावारिस बैग के बारे में सूचना दी पुलिस को, जिसके बाद पुलिस अपने बम स्क्वाड के साथ पहुंची तो वहां पर देखा कि किस तरीके से उस बैग के अंदर बम मौजूद हैं। हालांकि वक्त रहते बम को डिफ्यूज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के बीच कई बेबस तस्वीरें आ रही हैं। बहराइच में बाढ़ के कहर के बीच एक गर्भवती महिला को खाट पर बैठाकर अस्पताल ले जाया गया। इस बीच घुटने भर पानी में डूबकर महिला को खाट के सहारे अस्पताल ले जाते देखे। बाढ़ की बेबसी के बीच जब कोई साधन नहीं मिला तो दर्द से छटपटाती महिला को खाट का सहारा मिला। बहराइच के शिवपुर तहसील में चारों तरफ पानी भरा है। इस बीच गांव की एक गर्भवती महिला को दर्द शुरू हो गया। चारों तरफ बाढ़ का पानी भरा होने की वजह से गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद आनन फानन में ग्रामीणों ने महिला को खाट पर लिटाकर अस्पताल ले जाने की कवायद शुरू कर दी। रास्ते में महिला दर्द से कराह रही थी। सड़क पर सैलाब उमड़ा था। चारों तरफ जल प्रलय दिखाई दे रही थी और इसके बावजूद महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। और अब बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां केजरीवाल सरकार को लगा है बड़ा झटका। एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। दिल्ली में लैंडफिल साइट से कूड़े को खत्म न कर पाने और पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने की कोशिश में केजरीवाल सरकार विफल हुई और इसी पर एनजीटी ने यह बड़ा एक्शन ले लिया। दरअसल एनजीटी भलसवा और गाजीपुर और ओखला लैंडफिल साइट पर बढ़ते कूड़े के ढेर से एनजीटी नाराज था और इसी के चलते एनजीटी ने ये बड़ा जुर्माना मौजूदा दिल्ली सरकार पर लगा दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हैरान करने वाला हादसा हो गया। एक डीजल से भरे टैंकर और राख लदी ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा सोनभद्र के पिपरी थाना इलाके के हाथी नाला मार्ग पर हुआ, जहां एक डीजल टैंकर सामने से आ रही राख से लदी ट्रक से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आग लग गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर चुकी है। हादसे में ड्राइवर की झुलसकर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग भी हादसे में घायल हो गए। घायलों को रेणुकोट के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद हाथी नाला से रेणुकोट जाने वाले रास्ते पर जाम लग गया। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम को खुलवाया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से हड़कंप मचा हुआ है। सैकड़ों गांव सैलाब की चपेट में आ चुके हैं और इस बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 5 जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वो जिले हैं बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, महाराजगंज और गोरखपुर। साथ ही इन इलाकों में वो बाढ़ राहत कैंप का भी दौरा करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के इलाकों में किस तरीके से बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है। भारी बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, जिसके चलते आज सीएम ये हवाई सर्वेक्षण करेंगे।
वहीं यूपी के महोबा में भी एक बाइक पर सवार 3 मजदूर देखते ही देखते नदी में बह गए। ग्रामीणों की मदद से 2 बाइक सवारों को तो बाहर निकाल लिया गया, जबकि एक की तलाश जारी है। पिछले 3 दिनों से हुई भारी बारिश के चलते महोबा के नदी नाले उफान पर हैं और इस बीच कबरई बांध से पानी छोड़ दिया गया, जिसके बाद नदी और उफान पर आ गई। इसी नदी के पुल से तीनों मजदूर गुजर रहे थे कि तभी वो बह गए। उधर उत्तराखंड के बागेश्वर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां पहाड़ों के बीच बना एक मकान चंद सेकंड के अंदर ताश के पत्तों की तरह रह गया। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो मकान देखते ही देखते ढह गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें मकान में लगी ईंटें धीरे धीरे गिरती नजर आईं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और चीख पुकार मच गई। गनीमत यह रही कि उस वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बताया गया कि बागेश्वर जिले में हो रही भारी बारिश की वजह से पहाड़ के दरकने का खतरा मंडरा रहा। इधर जम्मू में मतदाता सूची से जुड़ी अधिसूचना जारी हो गई। जम्मू में 1 साल से रह रहे लोग अब वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा सकेंगे। सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस ने सरकारी बस से शराब की कई बोतलें जब्त की। इसके साथ ही उसके ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया। 4 पेटी बियर और 18 बोतलें दारू की मिली। हरियाणा के सोनीपत में एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर उसकी संपत्ति पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। अवैध क्षेत्र में है और सरकारी भूमि पे कब्जा है। वहीं पड़ोसी मुल्क नेपाल में बारिश ने विकराल रूप ले लिया है। मूसलाधार बारिश के चलते पड़ोसी देश में बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। कई जगह पहाड़ खिसक रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है। बीते 1 हफ्ते में कम से कम 35 लोगों की जान नेपाल के अंदर जा चुकी है, जबकि दर्जनों लोग लापता हो गए हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। नेपाल के करनाली प्रांत में बारिश ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। सैकड़ों घर बर्बाद हो चुके हैं। इधर तेलंगाना के हैदराबाद में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां के एक इलाके से सैलाब के कहर का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक ऑटो पानी में किसी तिनके की तरह बहता हुआ दिखाई दिया। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि ऑटो उसके थपेड़ों को नहीं सह पाया और वो बह गया। सैलाब के सितम को देख वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। लोगों की घरों के बाहर गली में बह रहे पानी को देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी वहां उतर आई हो। सैलाब के बीच 2 लोग अपने स्कूटर और मोटरसाइकिल के साथ फंसे दिखाई दिए। इस दौरान वो बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी थी जो रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जा रहा था। और हुआ भी ऐसा ही कि एक दूसरी मोटरसाइकिल पानी के तेज बहाव में बह गई। हालांकि उस पर बैठा हुआ आदमी सैलाब से बचने की कोशिश करता दिखा, लेकिन वो मोटरसाइकिल को बहने से नहीं बचा पाया। पानी की तेज धारा के बीच वो सड़क पार करने की कोशिश करता दिखा, पर इससे पहले कि वो सड़क पार कर पाता, पानी के तेज थपेड़ों से उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिसके बाद वो मोटरसाइकिल के साथ बहने लगा। गनीमत ये रही कि वहाँ मौजूद एक आदमी ने उसे बचा लिया, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल सैलाब में तिनके की तरह बह गई। लोगों की घरों के बाहर रखी कुछ चीजें भी पानी के साथ बहती दिखाई दी। वहाँ भारी बारिश के बाद गलियां तालाब में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से घरों के बाहर खड़ी कारें भी आधी डूब गई। उधर राजस्थान के टोंक से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें बीच सड़क पर पानी से भरे गड्ढे में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ये घटना तब हुई जब अनाज बेचने के लिए एक किसान ट्रैक्टर लेकर मंडी जा रहा था, लेकिन इसी दौरान गड्ढे की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली बीच सड़क पर ही पलट गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें अनाज ले जा रहा ट्रैक्टर पानी से भरी एक सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ता दिखा, जबकि अनाज से लदी ट्रॉली के ऊपर एक आदमी भी बैठा नजर आया। लेकिन ट्रैक्टर चला रहे ड्राइवर को इस बात की भनक नहीं थी कि सड़क पर एक बड़ा गड्ढा है। जैसे ही ट्रॉली का पिछला टायर गड्ढे में गया, वो पलट गई, जिससे अनाज की बोरियां सड़क पर बिखर गई। ट्रॉली पलटने की वजह से उसके ऊपर बैठा आदमी भी अनाज की बोरियों के साथ सड़क पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि इस हादसे में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बीच सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से वहां जैम जैसे हालात बन गए। महाराष्ट्र पुलिस ने नकली साजिश नाकाम कर दी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने नक्सलियों के 2 कुकर बम बरामद किए, जिन्हें बाद में नष्ट कर दिया गया। अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण 6,500 करोड़ की लागत से किया जाएगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
T20 वर्ल्ड कप से पहले दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर ड्वेन प्रिटोरियस चोट की वजह से इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उनकी जगह मार्को यानसन को टीम में शामिल किया गया। और अब बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे की। आज शाह गुजरात के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान 2 जगहों पर बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा को वो हरी झंडी दिखाएंगे। सुबह 11 बजे शाह झांझरका से सोमनाथ के लिए गौरव यात्रा को लेकर रवाना करेंगे और उसके बाद दोपहर 2:30 बजे नवसारी से उनाई और उनाई से अंबाजी के लिए 2 गौरव यात्राओं को शाह द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। उधर राजस्थान के नागौर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां कुछ लोग बच्चा चोरी के शक में एक महिला की पिटाई करते दिखे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो लोग महिला को बुरी तरह पीटते नजर आए। सामने आए वीडियो में एक गली के अंदर कुछ लोगों की भीड़ दिखी। उसी भीड़ से निकलते 2 लोग महिला को पीटते नजर आए। कोई उस पर थप्पड़ों की बारिश करता दिखा तो कोई उसे पैरों से मारता नजर आया। जानकारी के मुताबिक जिस महिला की पिटाई की गई वो अपनी बेटी के साथ कहीं जा रही थी, लेकिन तभी कुछ लोगों ने बच्चा चोरी की अफवाह फैला दी, जिसके बाद लोग इकट्ठा हो गए और महिला की पिटाई शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। अभी तक 5 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। बताया गया कि जिस महिला को लोगों ने पीटा वो मानसिक रूप से कमजोर है। इस बीच बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से बताते हैं। पश्चिम बंगाल से ये अगली बड़ी खबर, किस तरीके से कोलकाता के एसके स्टूडियो में आग लग गई है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं आग बुझाने के लिए। कोलकाता के एसके स्टूडियो में ये आग लगी है। 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आग भीषण रही होगी। ये तस्वीर आप देखिए, धुएं का गुबार दूर दूर तक आप देखेंगे, आग की लपटें दूर दूर तक उठ रही हैं और आसपास रेजिडेंशियल एरिया भी है। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उसी स्टूडियो की। ये एक स्टूडियो है जहां पर आग लगी है, ये भीषण आग लगी। 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। एसके स्टूडियो कोलकाता का जहां ये भीषण आग लगी है। दमकल कर्मी मौके पर मौजूद है। लगातार कोशिश की जा रही है किसी भी तरीके से आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं कि आग आखिर कितनी भीषण रही होगी। ये तस्वीर देखिए आप, धुएं का गुबार दूर दूर तक आप देख पाएंगे, साथ ही साथ आग की लपटें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल 15 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द जो आग है उस पर काबू पाया जा सके। कितने लोग अंदर मौजूद थे, किसी तरीके की जान के हानि तो नहीं हुई, अभी इस बात की जानकारी नहीं मिली है। कारण क्या रहा, आखिर कैसे आग लगी, ये तमाम वो सवाल हैं जिनकी जानकारी अभी नहीं मिली है। लेकिन ये एसके स्टूडियो कोलकाता का जहां ये भीषण आग लगी है, दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं। 15 दमकल की गाड़ियां वहां मौजूद हैं जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं, किसी भी तरीके से आग को रोका जा सके फैलने से। इस बीच असम से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें पहाड़ का एक हिस्सा भरभराकर नदी में समा गया। यह हादसा असम के लखीमपुर जिले में हुआ, जिसका वीडियो वहां मौजूद कुछ लोगों ने बना लिया, जिसमें नदी के किनारे एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास पहाड़ का बड़ा सा हिस्सा पानी में तेजी से गिरता दिखाई दिया। पहले पहाड़ का ऊपरी हिस्सा खिसकता नजर आया, इसके बाद धीरे धीरे पूरी मिट्टी गिरने लगी। बड़े पत्थरों की चपेट में आने से वहां लगे पेड़ भी उखड़ गए। फिर तो गिरती हुई चट्टान और मिट्टी के रास्ते में जो भी आया उसे वो अपने साथ लेकर नदी में समा गई और वहां धूल का गुबार फैल गया। ये मंजर देख लोग सिहर उठे। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां बिजली प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। गनीमत यह रही कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया। ईडी ने छत्तीसगढ़ में कई ठिकानों पर छापे मारे। ईडी ने अवैध खनन मामले में छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कुछ सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई कांग्रेस के कुछ नेताओं और कारोबारियों के घरों पर भी की गई। इस दौरान जांच एजेंसी ने करोड़ों रुपए जब्त किए। प्रधानमंत्री मोदी 21 अक्टूबर से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे, जहां वो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन भी करेंगे। यूपी के मथुरा में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया और इस मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में इनामी बदमाश की दबिश के दौरान फायरिंग से हड़कंप मच गया। इस गोलीबारी में मुरादाबाद पुलिस के 2 सिपाहियों को गोली लग गई। वहीं ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की जान भी चली गई।
बताया गया कि मुरादाबाद की पुलिस 50,000 के इनामी बदमाश की दबिश के लिए पहुंची थी और इसी दौरान गांव वालों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद मौके पर फायरिंग होने लगी। फायरिंग में हुई महिला की मौत के बाद लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। उधर दुनिया पर मंडरा रहे परमाणु हमले के खतरे के बीच खबर है कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच गया है। ईरान पर चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाने के आरोप लगते हैं, इसी वजह से उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हैं। लेकिन दावा है कि फिर भी ईरान परमाणु हथियार बनाने से बाज नहीं आ रहा। यूएन की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक लीक हुई रिपोर्ट में सामने आया कि ईरान अपने एक अंडरग्राउंड प्लांट में बेहद तेजी से यूरेनियम जुटाने में लगा है और इसके लिए वो एकदम हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के परमाणु हथियारों के प्रोग्राम की वजह से पश्चिमी देशों ने उस पर प्रतिबंध भी लगा दिए थे। इसी वजह से 2015 की न्यूक्लियर डील हुई, जिसमें ईरान से प्रतिबंध हटाए गए और उसके बदले में ईरान अपने यूरेनियम के प्रोडक्शन पर लिमिट लगाने के लिए मान गया। लेकिन 3 साल बाद अमेरिका उस डील से निकल गया और अब जब वो डील ठंडे बस्ते में पड़ी है तो ईरान कोई भी नियम कायदा मानने को तैयार नहीं, बल्कि अब उसके टारगेट बढ़ गए हैं। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जहां बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा नदी उफान पर है। पिछले कई दिनों से घाघरा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में घाघरा नदी खतरे के निशान से 119 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से आसपास के गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। भारी बारिश के बाद बाढ़ से फसल को भारी नुकसान पहुंचा। पूरे के पूरे गांव पानी में डूब गए, सड़कें समंदर में तब्दील हो गईं, जिसके बाद गांव वालों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कुल यहाँ लगभग 700 परिवार दोनों गांव मिलाकर के प्रभावित हो रहे हैं और हम उनको राहत शिविर में पहुंचाने, उनको हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। नावें हमारी 5 संचालित हो चुकी है। हालांकि प्रशासन बाढ़ प्रभावित इलाकों पर नजर बनाए हुए है। पीड़ित परिवारों के लिए राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। इसके लिए 5 नाव भी तैयार किए गए हैं, जिसकी मदद से लोगों को राहत शिविर पहुंचाया जा रहा है। देश भर में अभी बारिश का दौर जारी है। अक्टूबर आधा बीतने को है, मगर दिल्ली NCR से लेकर यूपी बिहार तक बारिश का नाम थमने का नहीं ले रहा है। आइए जानते हैं आने वाले दिनों में कहां-कहां बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है मौसम विभाग द्वारा। तो महाराष्ट्र, बिहार, यूपी और बंगाल समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी के 18 जिलों में बारिश का असर देखने को भी मिल रहा है। मौसम विभाग की अगर माने तो अगले 4 दिनों के दौरान तमिलनाडु में बारिश की आशंका है और अगले 2 दिनों के दौरान कर्नाटक में भी भारी बारिश की आशंका जाहिर कर दी गई है। भारत के आधे से अधिक राज्यों में बारिश के लिए येलो अलर्ट की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो देखिए किस तरीके से आधे से ज्यादा हिंदुस्तान बारिश की मार झेल रहा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच बड़ी खबर आपके सामने, पाकिस्तान से जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ, बस में आग लगने से 17 लोगों की जान चली गई। ये हादसा पाकिस्तान के नूरियाबाद इलाके में हुआ है। बस से बाढ़ प्रभावित लोगों को ले जाया जा रहा था, लेकिन तभी यह हादसा हो गया और इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। तो ये बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के नूरियाबाद से आप देख रहे हैं। इन सभी लोगों को बाढ़ से बचाकर लाया जा रहा था, लेकिन आगे चलकर मौत इंतजार कर रही थी और कैसे 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। खबर है कि पुतिन ने कीव पर कहर बरपाने वाले ईरान के ड्रोन की भारी भरकम खेप का ऑर्डर दे दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि 2 दिन पहले यानी 10 अक्टूबर को रूस की सेना ने ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से कीव पर हमला किया था और वहां मिसाइलों की ऐसी बारिश की थी कि पूरा शहर ही आग के शोलों में तब्दील हो गया था। आसमान से गिरी मिसाइलों की वजह से कई इमारतों का नामो निशान मिट गया। शहर की सड़कों से आग के बवंडर उठते दिखे। बताया गया कि पुतिन की फौज ने क्राइमिया ब्रिज की तबाही का बदला लेने के लिए कीव पर 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिससे पूरा शहर थर्रा उठा। देखकर ऐसा लगा जैसे कीव की सड़कों पर मौत तांडव कर रही हो। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि कीव के आसपास के शहरों को ईरान के ड्रोन शाहिद 136 से निशाना बनाया जा रहा है, जो एक आत्मघाती ड्रोन है। और अब खबर है कि पुतिन ने ईरान को कीव पर कहर बरपाने वाले इस किलर ड्रोन की भारी भरकम खेप का ऑर्डर दे दिया है, जिसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना कीव के अलावा यूक्रेन के दूसरे शहरों पर भी हमले की तैयारी में है। मतलब यह कि पुतिन अब रुकने वाले नहीं है। बताया जा रहा है कि 7.5 महीनों से जारी जंग की वजह से उनके सब्र का बांध टूट चुका है, क्योंकि वो ये मानकर बैठे थे कि यूक्रेन की सेना उनकी सेना के आगे ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी और जंग कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। लेकिन पुतिन को करारा झटका तब लगा
जब पर्दे के पीछे से अमेरिका और नेटो देशों ने यूक्रेन की मदद करनी शुरू की। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की सेना को ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार दिए जिनके आगे रूस की सेना पस्त हो गई। दावा किया गया कि जेलेंस्की की सेना ने कई इलाकों से पुतिन की फौज को खदेड़ दिया। इसी वजह से पुतिन आग बबूला है और वो यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। कुछ रोज पहले ही रूस की सेना ने ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से जापोरिजिया शहर को भी निशाना बनाया था और उस वक्त यूक्रेन ने यह दावा किया था कि ईरान के ड्रोन से दागी गई मिसाइलों ने जापोरिजिया में 11 लोगों की जान ले ली थी और अब ईरान का वही ड्रोन कीव के लिए काल बन चुका है, क्योंकि 2 दिन पहले ही ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने वहां बमों की बारिश कर तबाही मचा दी थी। मिसाइल की मार से जलती हुई इमारतों ने वहां के लोगों को खौफ से भर दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ये ड्रोन न सिर्फ मिसाइलें बरसाता है बल्कि ये खुद भी एक बम की तरह टारगेट पर फटता है। यही नहीं, इससे 2000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। दावा है कि इसकी इन्हीं खूबियों को देखते हुए रूस ने भारी संख्या में इसे खरीदने का ऑर्डर दिया है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया। उनके मुताबिक रूस ने यूक्रेन के शहरों को तबाह करने के लिए ईरान से 2400 शाहिद 136 ड्रोन खरीदने की डील की है और इसी वजह से जेलेंस्की की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पुतिन उन्हें झुकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम देने की अपील की ताकि वो रूस की सेना के हमलों का करारा जवाब दे सकें। हालांकि अमेरिका पहले ही यूक्रेन को मिसाइलों की मार से बचने के लिए नसैम्स यानी नॉर्वेजियन एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम दे चुका है, जिसे कीव की सुरक्षा के लिए तैनात भी किया गया था। अमेरिका का दावा है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम का शक्तिशाली रडार करीब 120 किलोमीटर दूर से ही टारगेट का पता लगा लेता है। इसकी मदद से करीब 50 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन की मिसाइल या लड़ाकू विमान को तबाह किया जा सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के लॉन्चर से एक बार में 12 मिसाइलें दागी जा सकती हैं, जो करीब 21,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे फाइटर जेट को भी गिरा सकती हैं। लेकिन अमेरिका का ये रक्षक भी कीव को ईरान के ड्रोन शाहिद 136 से दागी गई मिसाइलों से नहीं बचा पाया। इसीलिए रूस ने बड़ी संख्या में इस किलर ड्रोन को खरीदने के लिए ईरान से डील की है, जिससे जेलेंस्की के साथ साथ बाइडेन की भी टेंशन बढ़नी तय है।